Hello, good morning. This is my 22nd December's lecture, and today we shall discuss about the chapter number 8, electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसके चारों तरफ एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी करंट कैरिंग वायर। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेरिएबल मैग्नेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हुए दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, टाइम डिपेंडेंट मोशन होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेव्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का जो टाइम डिपेंडेंट जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस के फॉर्म में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फिर एक बार बता देता हूँ, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल अगर है तो उसके चारों तरफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके चारों तरफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है तो उसके चारों तरफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या उसकी वजह से आता है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और इनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ये जो एनर्जी का जो टाइम डिपेंडेंट मोशन होता है उसी को हम लोग वेव के नाम से, और क्योंकि ये वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस के फॉर्म में जारी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है जिसके अलाउंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो ये मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिर थोड़ी देर बाद ये चीज मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। ये फील्ड एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहते हैं अपनी अपनी पोजीशन, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड और वापस मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा और एनर्जी का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वाइब्रेट करता है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है और ये चीज कंटिन्यूसली चलती रहती है। इनके वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इसके अंदर डायरेक्शन अपनी कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। यही चीज क्या कहलाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। तो ये तो हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। वेव्स होती नेचर में बता ही चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें वेव एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट मोशन होता है, इस वजह से इसे वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस की वजह से इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉज क्या है या किस तरह से इसके अंदर चीज़ें होती है, तो इसके अंदर मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस हम लोगों को दी थी। मैक्सवेल ने इसको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आइडिया प्रपोज किया था। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की थी जिसने फ्यू मिलीमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बॉस ने इसके अंदर जो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर बॉस, उन्होंने क्या किया था, सब इसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जो लेबोरेटरी के अंदर फ्यू मीटर्स की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। और फिर उसके बाद इसके अंदर मार्कोनी नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इंग्लिश चैनल को पार करवाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। और इसी की वजह से हम लोग आज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो डिफरेंट यूजेज हैं वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे मान लो आप वायरलेस जो सिस्टम्स होते हैं या जो हमारे पास टेलीग्राम्स होते हैं और टेलीफोन से और टेलीविज़न है और इंटरनेट है, ये सारी की सारी चीज़ों का रास्ता इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जब बाहर वो लेबोरेटरी से बाहर निकल करके 50 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए इंग्लिश चैनल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई, तब फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आगे के रास्ते खुल गए और कम्युनिकेशन के मीन्स में ये बहुत बड़ी हमारे पास एक इन्वेंशन बन करके और डिस्कवरी बन करके आई। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन को हम लोग या कंसेप्ट को हम लोगों के सामने रखा। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले आता है हमारे पास थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रल E dot dA is equal to summation Q upon epsilon naught। ये गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दूसरी आएगी हमारे जीरो। ये गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से ये कहलाती है मैक्सवेल्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड आता है हमारे पास E is equal to minus d phi dt, Faraday's laws of EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी हमारे पास आएगा। और 4 पॉइंट आता है आपके पास जिसके अंदर हम लोग लेते हैं एम्पियर्स सर्किटल। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों के सामने क्या आता है, इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन म्यू जीरो समेशन आई सी प्लस आई डी। ये कहलाता है हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ हम लोगों के सामने आता है। इसमें ये चीज तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो हमारे पास कंडक्शन, और दूसरी आती है आपके पास कौन सी, ये आता है नया कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कंसेप्ट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोगों ने कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये चार्ज सोर्स हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं और इसको इससे कनेक्ट करते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी वायर वगैरह या कोई भी कंडक्शन मीडियम इसके अंदर नहीं है और एक लूप हम लोग इसके अंदर यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दिस इज लूप L1 और दूसरा लूप हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दिस इज लूप L2। इस लूप L1 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कितना होता है, यह आएगा आपके पास B.dl। इस लूप के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू कितना जाएगा, μ0 IC, अगर IC करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है लूप L1 के अंदर, और दूसरा आता है आपके पास लूप L2, B.dl इज इक्वल टू आता है μ0 और इसके अंदर क्योंकि इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू तो μ0 IC और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, हमारा सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन ये तो हमारे पास ओल्ड व्यू, इसके अंदर आपके पास जो क्लासिकल जो फिजिक्स है उसके अंदर ये वाली चीज आती है। और दूसरा जो आता है हमारे पास मॉडर्न व्यू के अंदर अगर दोनों L1 और L2 एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो L1 B.dl शुड इक्वल टू L2 B.dl होगा। इसके अकॉर्डिंग तो सर्किट डिसकंटिन्यू होगा और इसके अकॉर्डिंग सर्किट क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि ये मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग तो सर्किट में कंटिन्यूटी रहती है और इसके अकॉर्डिंग सर्किट क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर अपन देखते हैं कि जब कहीं भी हम लोग सर्किट के अंदर कैपेसिटर यूज करते हैं तो सर्किट कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होता। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से हम लोग सर्किट के कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो मैक्सवेल ने फिर इसके अंदर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हम लोगों के सामने रखा और उसने कहा कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएगा वहां पर क्या होगा कि हमारे पास d phi e अपॉन dt id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर यहां से यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगी जो कंडक्शन करंट नहीं कहला करेगी, क्योंकि वायर में फ्लो होती है या बिना वायर के फ्लो होती है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एक तो कंडक्शन करंट के इक्वल होती है। तो मैग्नीट्यूड अगर मान लो इस सर्किट के अंदर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगी, 5 एम्पियर की ही रहेगी। और दूसरी चीज अगर मान लो IC की वैल्यू अगर 0 होगी तो ID आपके पास क्या होगा, 0 नहीं होगा, और अगर IC की वैल्यू नॉट 0 है तो फिर ID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी दोनों में से एक ही रहेगी। यहां पर केवल कंडक्शन करंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0, यहां पर केवल डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगी, कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ0 समेशन IC प्लस ID हमारे पास इसके अंदर रहता है। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर एम्पियर्स, ये जो 4 इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट दिया गया कि जब भी हमारे पास कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल रहेगा उसके चारों तरफ एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें हमारे पास क्या होगा कि उसके चारों तरफ एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोड में होगा तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं।